हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास जो है वो आपकी प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे और ये आपका जो पेपर है वो उत्तराखंड टेट का 2019 का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। भाषिक नियमों पर अधिकार, ऑप्शन बी है भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, ऑप्शन सी भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, ऑप्शन डी है आपका भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। आप लोग साथ के साथ आंसर भी करते रहें कमेंट बॉक्स में। इससे आपको अपनी तैयारी का एक आइडिया लग जाएगा कि आपके प्रश्न ये तैयार हैं, आपकी तैयारी किस तरह चल रही है। और यह भी आंसर करें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए, अगर आप प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास करेंगे तो इसमें सबसे प्रमुख क्या है, इसका अर्थ क्या होगा कि आपने भाषिक नियमों पर अधिकार कर लिया, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार कराएंगे कि भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार कराएंगे या भाषा अनुकरण की कुशलता पर। अब प्राथमिक स्तर पर छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या होगा कि जो भाषा अनुकरण की कुशलता है उस पर उनका अधिकार हो जाए। बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करके ही सीखते हैं। छोटे बच्चे अनुकरण करके ही सीखते हैं। अनुकरण करने का मतलब होता है नकल करना या किसी बात को दोहराना। तो हम प्रारंभ में प्राथमिक स्तर पर अनुकरण करना ही सिखाते हैं, ठीक है। तो भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार कराएंगे तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा कौशल की शिक्षण विधि क्या है। भाषा कौशल की शिक्षण विधि क्या है? अनुकरण विधि, सामूहिक विधि, भाषा प्रयोगशाला, उपरोक्त सभी। अब आपको भाषा कौशल अच्छी तरीके से पता होंगे। कितने होते हैं भाषा कौशल? 4, 1 2 3 4। अब कैसे 1 2 3 4? पेन का कलर थोड़ा डार्क लिए लेते हैं, ये काफी लाइट है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, ये आपके मूलभूत भाषाई कौशल हैं। पढ़ना, लिखना, ठीक है। पढ़ना और आपका लिखना इन्हीं से बने हैं। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, है ना, इन्हीं से कौशल बने हैं आपके। तो ये क्रम याद रखेंगे। सुबोपलि, सुबोपलि ये भाषाई कौशल है। लेखन कौशल, सुबोपलि। पठन कौशल, ठीक है। श्रवण कौशल नोट करते रहें साथ के साथ। वैसे तो आपको याद ही हो गए होंगे, मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए हैं ये कौशल। वाचन कौशल और यहाँ पर आपका पठन कौशल और लेखन कौशल। लास्ट में अंतिम चरण क्या होगा? लेखन कौशल का अंतिम चरण जो भाषाई कौशल का है, लेखन कौशल। तो इन सब के शिक्षण की विधि क्या होगी? अनुकरण विधि, ये भी होगी, बिल्कुल सही है। अनुकरण विधि में बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं, नकल करके या दोहरा कर सीखते हैं। सामूहिक विधि, इसका भी हम प्रयोग करते हैं, समूह में बैठाकर बच्चों को अध्ययन कराते हैं, ये विधि अपनाते हैं। भाषा प्रयोगशाला विधि, ये नई टेक्निक्स पर आधारित है, ठीक है। इसमें तरह तरह के नई नई टेक्निक्स का प्रयोग करके भाषा प्रयोगशाला विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपका उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 32 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी भाषा कौशल की ये उपरोक्त सभी शिक्षण विधियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं मौखिक रचना में, ऑप्शन बी निबंध रचना में, ऑप्शन सी शुद्ध अभिव्यक्ति में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो देखो और लिखो विधि किसमें आप कराएंगे? मौखिक रचना में। मौखिक रचना में लिखने का तो कोई काम ही नहीं है। शुद्ध अभिव्यक्ति में, अभिव्यक्ति मतलब अपने विचार बच्चे लिखेंगे, अपने विचार लिखेंगे तो ये उनकी कल्पना भी हो सकती है ना। तो सब देखो और लिखो विधि होती है निबंध रचना के लिए। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, निबंध रचना। जैसे हम कह रहे हैं आपसे गाय पर निबंध लिखिए, तो छोटे बच्चों के लिए ऐसे ही निबंध होते हैं छोटे छोटे, कि मित्र पर, अपने बेस्ट फ्रेंड पर निबंध लिखिए या विद्यालय पर लिखिए। तो बच्चा वो जो देखेगा उसी को तो
लिखेगा। तो देखो और लिखो विधि किसके लिए है? निबंध रचना के लिए। कि हम कहते हैं गाय पर निबंध लिखो, तो बच्चे ने देखा गाय के 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, इस तरह वो निबंध लिख रहा है ना। तो निबंध रचना में देखो और लिखो शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, ये आप ध्यान रखना और साथ के साथ आंसर भी करते रहें। इससे आपको एक अपनी तैयारी का आइडिया अवश्य लगेगा, आप परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है भावबोध, शब्दार्थ बोध, सरलार्थ बोध या पठन बोध। तो कविता का शिक्षण कराएंगे, उसका प्रमुख अंग क्या होगा? भावबोध, शब्दार्थ बोध, सरलार्थ बोध या पठन बोध। पढ़कर सरल अर्थ उसका निकल रहा हो, शब्दार्थ शब्दों का अर्थ निकालें। तो सबसे जो प्रमुख अंग है वो है भावबोध। भाव पर आधारित होती है कविता। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भावबोध। अगला प्रश्न है आपका, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? अब गद्य में क्या होता है? गद्य में गद्य की विधाओं में क्या आएगा? कहानी, पत्र, निबंध, ये सभी किस में आएंगे? गद्य में। डायरी, रिपोर्टाज, एकांकी, नाटक, ये सभी गद्य की विधाएं हैं। तो और परंतु पद्य में नहीं है। पद्य में आपकी कविताएं आएंगी, गीत वगैरह ये पद्य में आते हैं, ठीक है। जो जिसमें लय तुक ताल हो वो पद्य में होते हैं, रस छंद ये सभी हो तो ये वो पद्य में होते हैं, ठीक है। पद्य रचना होती है। अब पद्य कोई रचना है, उसमें कौन सा वाचन प्रयुक्त नहीं होगा, ठीक है। कौन सा? मौन वाचन। आपके ऑप्शन क्या है ये देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है मौन वाचन, ऑप्शन बी आदर्श वाचन, ऑप्शन सी अनुकरण वाचन और संवेद वाचन। इन सभी वाचन के विषय में अगर आपको पता होगा तभी आप सटीक आंसर लगा पाएंगे। मौन वाचन यानी कि शांत रहकर शांति से मन में ही पढ़ेंगे, तो ये यहाँ मौन वाचन हुआ। आदर्श वाचन जब शिक्षक पढ़े और छात्र सुने, वो आदर्श वाचन कहलाता है। अनुकरण वाचन शिक्षक पढ़े और छात्र पीछे से बोले उसको दोहराएं, तो वहां कौन सा होगा? अनुकरण वाचन, दोहराना। संवेद वाचन के साथ साथ बोलें, ठीक है। संवेद वाचन के साथ साथ बोलें तो संवेद वाचन जैसे गाकर बोल रहे हैं, समूह में एक साथ बोल रहे हैं, संवेद वाचन कहलाएगा, ठीक है। तो आपका कौन सा पद्य में प्रयोग नहीं होगा? तो आपका ऑप्शन ए मौन वाचन पद्य में प्रयोग नहीं होता है। मौन वाचन पद्य में प्रयोग नहीं होता, ठीक है। तो मौन रहकर पद्य रचना नहीं पढ़ी जा सकती, तो मौन वाचन आपका राइट आंसर होगा। अब आपका प्रश्न है 36, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है। तो छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास हम करेंगे तो उसका सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम क्या होगा? महापुरुषों की जीवनियां सुनाएं, परियों की कहानियां, रसानुभूति की कविताएं, पौराणिक कथाएं। जल्दी से जल्दी आंसर आ जाए सभी का कमेंट बॉक्स में। बेटा सभी का आंसर आना चाहिए, ये तो काफी सरल प्रश्न है, एकदम आप पहचान लेंगे। इसको मैंने प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ भी है। महापुरुषों की जीवनियां सुनाएंगे बच्चों को, परियों की कहानियां सुनाएंगे या रसानुभूति की कविताएं, पौराणिक कथाएं। बच्चों की कल्पना शक्ति इमेजिन कर पाए वो ज्यादा से ज्यादा, वो किस में इमेजिन करेंगे ज्यादा? महापुरुषों की जीवनियां। अब महापुरुषों की जीवनियां, बड़े बड़े महापुरुषों की बातें छोटे बच्चों को बताएं वो बिल्कुल नहीं समझेंगे, उनकी कल्पना शक्ति का विकास नहीं होगा। परियों की कहानियां, हाँ, अगर आप परियों की कहानियां सुनाएंगे तो वो अपनी तरफ से भी कुछ आपको बनाकर सुना देंगे, तो इससे उनकी कल्पना शक्ति का विकास हो जाएगा। रसानुभूति की कविताएं या पौराणिक कथाएं उन्हें सुनाएं तो उनका उतना उसमें इंटरेस्ट नहीं होता और वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे भी नहीं। तो परियों की कहानियां अगर आप सुना दें, चित्र भी दिखा दें, तो उनकी कल्पना शक्ति कैसी होगी? यहाँ पर कहानी की बात चल रही है तो कहानियां, तो परियों की कहानियां सुना दें तो उनकी कल्पना शक्ति का अत्यधिक विकास कर सकते हैं परियों की कहानियां सुनाकर, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, परियों की कहानियां। इससे बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न है आपका 37 से 40 तक आपको ये गद्यांश दिया हुआ है, इसमें से छांटकर प्रश्न बताने हैं।
पहले तो इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश का क्षेत्र सार्वदेशिक था। कैसा था? सार्वदेशिक था। जिस रूप में वे उपलब्ध हैं उस रूप में उनका व्याकरणिक ढांचा भी अलग था। इन भाषाओं में प्रादेशिक निष्ठा नहीं थी, किंतु जातीय भाषाओं में यह निष्ठा बढ़ी। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता रहा है कि उसके लिए सिद्धांत भी गढ़े गए, किंतु अब यह धारणा हिंदी या बांग्ला आदि अपभ्रंश से निकली खंडित हो चुकी है। जातीय भाषाओं ने संस्कृत अपभ्रंश का बहुत कुछ लिया है। हिंदी ने इनकी विरासत को सबसे अधिक ग्रहण किया है, विशेष रूप से अपभ्रंश की विरासत को। ठीक है, तो हिंदी काहे से बनी है? अपभ्रंश से। तो इसकी विरासत को किसने लिया? हिंदी ने। शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरण ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु निरंतर्य के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। इस ढांचे के आधार पर हम अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का अंग नहीं मानेंगे, किंतु निरंतर्य के लिए इसका अध्ययन आवश्यक होगा। इससे संबंधित प्रश्न है, संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? तो आपने यहाँ पर पढ़ा था कि संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषा है। तो सीधा संबंध किससे है? प्राकृत भाषा से। किससे है? प्राकृत भाषा से। आपको ये क्रम भी मैंने बताया होगा क्लास में, प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्रम मैंने आपको ये बताया था। संस्कृत, संस्कृत से बनी प्राकृत, संस्कृत से पहले पाली, पाली, पाली फिर बदली, रूप बदले, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश और अपभ्रंश से आपके अवहट्ट हुई, अवहट्ट से हिंदी में रूप बदल गया और यहीं से हिंदी का विकास माना जाता है। कहाँ से? अपभ्रंश से। ठीक है, इसको याद रखेंगे इस क्रम को। संस्कृत, पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। अब यहाँ पर जो ऑप्शन में डायरेक्ट यहाँ पर प्राकृत लिख दिया है, तो आपका संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? प्राकृत का, अपभ्रंश का नहीं है। प्राकृत के बाद अपभ्रंश है। आधुनिक भारतीय भाषाएं बाद में आई जब हिंदी बनी, उसके बाद है ना, इसका इनका क्रम बाद का है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृत। अगला प्रश्न है 38, अपभ्रंश को हिंदी साहित्य का अंग न मानने के लिए क्या आधार है? शब्द समूह की भिन्नता, व्याकरण ढांचे में भिन्नता, उच्चारण में भिन्नता, उपरोक्त सभी। ऐसा कुछ गद्यांश मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी कराया है, इसी तरह का था वो। ठीक है, अपभ्रंश को हिंदी साहित्य का अंग न मानने के लिए क्या आधार है? तो यहाँ पर हमने पढ़ा था शब्द समूह, उच्चारण, व्याकरण ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का अंग नहीं माना जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इन्हीं के आधार पर हिंदी साहित्य का अंग नहीं मान रहे हैं, है ना। तो आपका आंसर जो होगा वो राइट, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और साथ के साथ सॉल्व भी करते रहे। अगला प्रश्न है 39, संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था? प्रादेशिक, मध्य देशीय, सार्वदेशिक, क्षेत्रीय। तो हमने यहाँ पढ़ा था सार्वदेशिक। संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था? तो सार्वदेशिक था। संस्कृत का क्षेत्र सार्वदेशिक था। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक निरंतर्य के लिए किसका अध्ययन आवश्यक है? संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत या हिंदी। तो हमने इस गद्यांश में पढ़ा था सांस्कृतिक निरंतर्य के लिए किसका अध्ययन आवश्यक है? अपभ्रंश का, है ना। यहाँ पर अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु निरंतर्य के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? अपभ्रंश, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, अपभ्रंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गाथा शब्द सती किस भाषा की रचना है? आप लोग आंसर करें, कमेंट बॉक्स में आंसर दें बेटा। किसका है? प्राकृत का है या संस्कृत का है या हिंदी का है या ब्रज भाषा का? गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी या ब्रज भाषा की? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य दें। गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है? ये रचना मैंने प्रैक्टिस सेट में अवश्य कराई है, तो वहाँ से आपको, यदि किसी ने ध्यान से प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं, वैसे तो सभी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। तो गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है? आप भूल भी जाएं, कोई बात नहीं, दोबारा रिवीजन कर लें और एक पेन
और कॉपी साथ रखा करें। तो ये जो रचनाएं हैं वही नोट कर लेंगे तो आपकी इंपॉर्टेंट रचनाएं नोट हो जाएंगी। जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे वो आप नोट करते चले, है ना। तो गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है? गाथा सप्तशती जो है वो आपकी प्राकृत भाषा की रचना है। प्राकृत भाषा की प्राकृत भाषा की रचना है। और ये इसके जो रचयिता हैं सालिवाहन, ये लिख लेना। और इसमें 700 से ज्यादा श्लोक हैं। इसे गाथा सप्तशती कहते हैं। सप्त माने 7 और सती माने 100, 700 सप्तशती। तो इसमें 700 से ज्यादा श्लोक हैं, 700 के आसपास ही हैं, तो इसीलिए इसको गाथा सप्तशती कहा गया है। और इसके जो रचयिता है सालिवाहन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ क्या कहलाता है? वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर अवश्य करें। आंसर करते रहेंगे तो मुझे महसूस होगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ना। ये जुड़ाव महसूस होता है कि बच्चे ध्यान से देख रहे हैं और इसका आंसर भी कर रहे हैं, तो आप इसे पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ क्या कहलाता है? वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो क्या अर्थ कहलाएगा? तो आपको शब्द शक्ति मालूम है, सभी को मालूम होंगी शब्द शक्तियां। जिसने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं शब्द शक्ति के विषय में, शब्द शक्ति पर कोई भी प्रश्न बन जाए तो आप सॉल्व कर लेंगे उसे। शब्द शक्ति कितनी थी? 3, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, है ना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो ये शब्द शक्तियां मैंने बताई थी। शब्द भी 3 होते हैं। तो उसमें अभिधा जो होती है वो वाच्यार्थ होती है, सीधे वाक्य का अर्थ निकल आए। लक्ष्यार्थ लक्षणा में होगी, व्यंग्यार्थ व्यंजना में। ठीक है, सीधी सीधी बात कह दें हम, सीधा हमारे मन में चित्र बन जाए कि रमन पुस्तक पढ़ता है, तो मन सीधे हमारे मस्तिष्क में चित्र बन गया कि रमन पुस्तक पढ़ रहा है। सीधा हमें अर्थ मिल गया, वाक्य का सीधा अर्थ मिल जाए, वहां अभिधा शब्द शक्ति है और इसका अर्थ होगा वाच्यार्थ। लक्षणा में क्या होगा कि हम घुमा फिरा कर थोड़ा कह दें, हम कह दें कोई भी मुहावरा ले लें कि 9 2 11 होना, 9 2 11 हो जाओ, या ईद का चांद होना, है ना, या आंखें दिखाना। ठीक है, इस तरह के कोई भी जितने भी मुहावरे और लोकोक्ति हैं वो लक्षणा में आती हैं, उनका अर्थ होता है लक्ष्यार्थ। ठीक है, तो लक्षणा में अर्थ होगा लक्ष्यार्थ, व्यंजना में व्यंग्यार्थ। कि कोई अगर हम बात कहें, कोई भी वाक्य लिखा है उसका सबने अलग अलग अर्थ समझा, वहां व्यंजना होगी। सबके लिए अलग अलग अर्थ है, वहां व्यंजना होगी, तो वहां व्यंग्यार्थ होगा। तो शब्द का जो लोक प्रसिद्ध अर्थ है वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अब बताएं सभी लोग। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, वाच्यार्थ। शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ कहलाता है वाच्यार्थ। आपकी शब्द शक्ति है 3, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ये नोट कर लें, इसका नोट नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, रीतिर आत्मा काव्य उक्ति किस आचार्य की है? वामन की है, भामा की है, मम्मट या दंडी? रीतिर आत्मा, रीत की आत्मा काव्य है, ये किसने कहा है, किस आचार्य ने कहा है? वामन, भामा, मम्मट, दंडी। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करें। सभी लोग आंसर अवश्य करते रहा करें, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दें। मैंने इसको प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कराया हुआ है, ये प्रश्न प्रैक्टिस में सेट में आपको दिया है। किसकी है? वामन की, भामा की, मम्मट या दंडी की? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा वामन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, वामन। इसको नोट कर लेना, इस तरह के वाक्य काफी आ रहे हैं। इप्सित शब्द का विलोम बताइए। आपका प्रश्न है, इप्सित शब्द का विलोम बताइए। अनीप्सित, अईप्सित, अविप्सित, अनीप्सित। तो इप्सित का मतलब होता है जिसकी इच्छा हो, है ना। तो अनीप्सित इसका विलोम हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनीप्सित। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनीप्सित। जिसकी इच्छा ना हो वो अनीप्सित कहलाता है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? वह व्यक्ति जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है इसे कहते हैं। अगर आपने रस पढ़े होंगे तो ये आंसर अवश्य कर पाएंगे। विभाव कहेंगे, आलंबन कहेंगे, उद्दीपन कहेंगे या आश्रय कहेंगे?
विवाह कहेंगे, आलम्बन, उद्दीपन या आश्रय? आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में आंसर करें। किसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं? किसके हृदय में? आश्रय के हृदय में, है ना। आश्रय के हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं। आपका राइट आंसर है 45। तो जिसके मन में हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। संचारी भाव की संख्या है। संचारी भाव की संख्या, ये तो सभी लोग आंसर कर लेंगे। संचारी भाव की कितनी संख्या है? 30, 32, 33 या 35? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी या डी? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दें। 30, 32, 33 या 35 संचारी भाव की संख्या कितनी होगी? तो आपका जो राइट आंसर है बेटा ऑप्शन सी 33। संचारी भाव की संख्या 33 है। ये आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए। दध्योदन शब्द में कौन सी संधि है? अयादि संधि, दीर्घ संधि, यड संधि, वृद्धि संधि? किसी भी संधि को समझने के लिए हम उस संधि का विच्छेद करेंगे। दध्योदन, दधि प्लस ओदन, दधि प्लस ओदन, दो शब्दों से मिलकर बना है दध्योदन। इसमें कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, यड संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। आपके पुरानी परीक्षाओं में स्वर संधियां काफी आ रही हैं, तो पांचों स्वर संधियों को आप रट लें, उनके नियमों को सही से पहचान लें, इतने एग्जाम्पल कर लें, उनके उदाहरण इतने सॉल्व कर लें कि आपको देखते ही समझ में आ जाए कि कौन सी संधि है। तो आपका यहाँ से नंबर पक्का हो जाएगा। संधि हर पेपर में आपकी संधि अवश्य आ रही है। तो दध्योदन में कौन सी संधि? और संधियों में भी स्वर संधि आपकी ज्यादा पूछी जा रही है। स्वर संधियों पर बहुत फोकस करें, इनको बहुत ध्यान से पढ़ लें आप लोग, तो आपको एग्जाम के लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो दधि, तो यहाँ पर ई स्वर निकला, यहाँ पर निकला ओ। ठीक है, अब किसमें ई का ई चेंज हो गया या में, और यहाँ पर स्वर है ओ तो यो में बदल गया यहाँ से। तो यहाँ पर इसमें दधि में क्या निकाल लेंगे? स्वर निकाल लेंगे, तो आधा धा बचा, तो यहाँ बन गया दध्योदन, और ई बन गई या, और ओ की मात्रा चढ़ गई यो यहाँ पर, है ना। तो दध्योदन शब्द बन गया। तो हमने बताया था यड संधि में, यड संधि की पहचान मैं डेली ही बता रही हूँ। जब भी प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न आता है यड संधि से संबंधित, ई कन्वर्ट हो जाती है, ई के बाद कोई स्वर आ जाए तो ई कन्वर्ट हो रही है या में, ई को या, ऊ को वा, ऊ कन्वर्ट हो रहा है वा में, और री कन्वर्ट हो रही है रा में। ई को या, ऊ को वा, री को रा, ये यड संधि की पहचान है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यड संधि। दध्योदन शब्द में यड संधि होगी। ठीक है, लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सभी लोग आंसर दें। लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? दरिद्रता में आनंद लूटना, मौज मस्ती करना, आनंद में जीवन जीना, दयनीय होना। दरिद्रता में आनंद लूटना, मौज मस्ती करना, आनंद में जीवन जीना, दयनीय होना। 48 का आंसर आप लोग अवश्य करें कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा? दरिद्रता में आनंद लूटना। लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ है दरिद्रता में आनंद लूटना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभागार में बहुत आदमी थे वाक्य है गुणवाचक, सार्वनामिक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो ये विशेषण के प्रकार हैं। तो सभागार में बहुत आदमी थे, गुणवाचक विशेषण है, क्या ये उसका गुण है? सार्वनामिक विशेषण है, यहाँ तो कहीं सर्वनाम का शब्द नहीं दिख रहा, तो सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। अब निश्चित परिमाणवाचक है या अनिश्चित परिमाणवाचक है? अब आप लोग बताएं कि सभागार में बहुत आदमी थे, हमने ये वाक्य कह दिया, अब हमें निश्चित संख्या पता चल गई कि अनिश्चित संख्या पता चली, बताइए। तो सभागार में बहुत आदमी थे, बहुत थे या थोड़े थे, तो ऐसे शब्द आए तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या आंसर होगा आपका? अनिश्चित परिमाणवाचक। हमें संख्या नहीं मालूम है ना, निश्चित होता तो बता देते कि इतने हैं, 10 हैं, 20 हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। उक्त पंक्ति किस कवि की है? सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। उक्त पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है,
सुमित्रा नंदन पंत की है, निराला की है या मैथिली शरण गुप्त की है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करें। जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको क्या पता है कि ये नाटक सम्राट है, हमें ये मालूम है, इन्होंने नाटक लिखे। सुमित्रा नंदन पंत हैं, वो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि। इनका जो दूसरा नाम है, इन्हें कहा जाता है प्रकृति के सुकुमार कवि। ठीक है, उपनामों से निराला को महाप्राण कहते हैं, इनका जो उपनाम है महाप्राण। ठीक, निराला की रचनाओं के बारे में भी मैंने प्रैक्टिस सेट में काफी आप लोगों को पिछले प्रैक्टिस सेट्स में बताया हुआ है। मैथिली शरण गुप्त आपके राष्ट्र कवि हैं, राष्ट्र कवि, इनकी रचनाओं के विषय में भी बताया है। तो आपका जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपको काफी समय मिल गया। ये जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत, निराला या मैथिली शरण गुप्त। तो ये जो पंक्ति कही है वो सुमित्रा नंदन पंत ने कही है। ऑप्शन बी इसका आपका राइट आंसर होगा। सुंदर है बेहद सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, तो मनुष्य तुम सबसे सुंदर हो, ये पंक्ति कही है सुमित्रा नंदन पंत ने। इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में अल्प प्राण ध्वनि है, गा, घा, छ या झ। इनमें से कौन सी अल्प प्राण ध्वनि है? तो हमने अभी आपको ट्रिक बनाई थी, आ से 1, ला से 3 और पा से बना लीजिए आप 5। 1, 3, 5। अब बचे बाकी महाप्राण में आ जाएंगे 2 और 4, है ना। अल्प प्राण में आएंगे 1, 3, 5, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण में आएगा। तो देख लेते हैं कौन सा अक्षर है। का, खा, गा, तो ये तीसरा अक्षर है। का, खा, गा, घा, ये आपका चौथा अक्षर है। छ, चा, छा, दूसरा अक्षर है। झा, चा, छा, झा, झा, ये आपका चौथा अक्षर है। तो आपका जो राइट आंसर होगा बेटा कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी? आपका राइट आंसर है तीसरा अक्षर कौन सा है? गा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? गा। गा जो है वो का वर्ग का तीसरा अक्षर है। जैसे हम लिख लें का वर्ग लिख लिया। वर्ग होते हैं, वर्ग कितने हैं वर्णमाला में? 5 वर्ग हैं। का वर्ग, टा वर्ग, का वर्ग के बाद चा वर्ग, ठीक है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, फिर पा वर्ग, ठीक है, वर्ग वर्ग ऐसे। इसमें का, खा, गा, घा, ना। इसमें अक्षर कैसे पहचानते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा कैसे होगा? ये पहला अक्षर है, ये आपका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये आपका पांचवा। तो तीसरा अक्षर कौन सा था? गा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। इस तरह आप वर्ग में अक्षर पहचान लेंगे, वर्ग में वर्ड पहचान लेंगे, कौन सा पहला वर्ड है, दूसरा वर्ड है, तीसरा या चौथा या पांचवा। इस तरह सभी वर्डों में इसी तरह चलेंगे। स्पर्श व्यंजन में भी आते हैं ये चारों वर्ग, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं चारों वर्ग, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, मूड पे मुकुट धरे सोहत हैं गोपाल, पद में कौन सा काव्य दोष है? काव्य दोष आपको मैंने प्रैक्टिस सेट में बताए हुए हैं। काव्य दोष, मूड पे मुकुट धरे सोहत हैं गोपाल, पद में कौन सा काव्य दोष है? अगर आपको काव्य दोष नहीं भी आते हैं तब भी एक अपना आइडिया लगाकर इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ग्रामत्व है, क्लिष्टित्व है, अश्लीलत्व है, श्रुतिकटत्व है। अब ग्रामत्व यानी कि ग्राम्यत्व है तो ग्रामीण भाषा का प्रयोग होगा। ग्रामीण, ऐसा काव्य हो जिसमें ग्रामीण शब्द यूज प्रयोग हो, ग्रामीण शब्द हो, है ना। क्लिष्टित्व, कठिन हो, क्लिष्ट माने क्या होता है? कठिन, कठिनता का बोध हो रहा हो, है ना। तो ऐसी काव्य रचना जिसमें कठिनता का बोध हो रहा हो, क्लिष्टित्व दोष हो, काव्य दोष होगा। अश्लीलित तो अश्लीलता का वर्णन हो, जिसमें अश्लीलता का वर्णन हो, ठीक है। श्रुति कटत्व, श्रुति माने सुनना, कटुत्व माने कटु, सुनने में जो कड़वा लग रहा हो, सुनने में कड़वा लगे। तो आपको इस पंक्ति में कौन सा दोष लग रहा है? क्या सुनने में कड़वा लग रहा है? मूड पे मुकुट धरे सोहत हैं गोपाल, नहीं लग रहा। अश्लीलता भरा भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, हमने साधारण समझ लिया कि मूड पे मुकुट धरे सोहत हैं गोपाल की, जो गोपाल भगवान कृष्ण है उनके सिर पर मुकुट शोभित है। कठिनता, कठिनाई नहीं हुई। ग्रामीणत्व,
मूढ़ जो शब्द है वो कैसा, ग्रामीण है, ग्रामीण शब्द है, तो आपका कौन सा काव्य दोष होगा, ग्रामित्व काव्य दोष होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। मूढ़ पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल, तो मूढ़ जो शब्द है इससे ग्रामीण भाषा का प्रयोग हमें लग रहा है, ग्रामीणत्व काव्य दोष है, ग्रामित्व काव्य दोष है इसमें, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरहपा का संबंध निम्नांकित में से किससे संबंधित है? सरहपा किससे संबंध है? जैन काव्य से, नाथ साहित्य से, सिद्ध साहित्य से या रासों काव्य से? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करें। जिसको इसका आंसर आ रहा है वो लोग अवश्य आंसर करा करें। सरहपा का संबंध किससे है? जैन काव्य से, नाथ साहित्य से, सिद्ध साहित्य से या रासों काव्य से? और आज की क्लास में आप यह भी बताना कि ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके आपको कितना अच्छा लगा, कितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, ये बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। सरहपा का संबंध जैन काव्य से है, नाथ साहित्य से, सिद्ध साहित्य से या रासों काव्य से? यह प्रश्न मैंने प्रैक्टिस सेट में आपका कराया हुआ है, आप लोग आंसर अवश्य कर लेंगे, मुझे ऐसी आशा है। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? तो जो सरहपा है आपके, उनका संबंध है सिद्ध साहित्य से। सिद्ध साहित्य में कितने कवि थे, कितने सिद्धों की संख्या कितनी है, कितनी है, किसी को मालूम है सिद्धों की संख्या? आप लोग बताएं सिद्धों की संख्या कितनी है, सिद्धों की संख्या। तो सरहपा जो है 84 सिद्ध हैं आपके, इन्हें 84 सिद्ध जो कवि थे वो 84 थे, उन्हें ही सिद्ध कहा गया, सिद्ध साहित्य के कवि कहे गए। तो सिद्धों की संख्या पूछ ली जाए, सिद्धों की संख्या कभी एग्जाम में आ जाए तो आप सब लोग आंसर कर लेंगे। सिद्धों की संख्या 84 है। सिद्ध साहित्य लिखते थे उन्हें सिद्ध कहते थे और इनकी संख्या 84 है। सरहपा इन्हीं में से है। ठीक है, रासों काव्य में क्या आएगा? जरा पृथ्वीराज रासों, परमाल रासों, ये रचनाएं रासों काव्य में आएंगी। नाथ साहित्य में जो नाथ संप्रदाय था, नाथ संप्रदाय, उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ। और उनके गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। कहीं कहीं बुक्स में नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं, कहीं कहीं मत्स्येंद्रनाथ लिखे हुए हैं। गोरखनाथ और इनके गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ, उन्होंने ही नाथ संप्रदाय की रचना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ये आपका राइट आंसर है सी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस किसके जीवन का चित्रण किया गया है? अमृतलाल नागर के जीवन परक उपन्यास मानस का हंस में किसके जीवन का चित्रण किया है? तो यहाँ से आपको एक प्रश्न मिला कि मानस का हंस क्या है? एक उपन्यास है। मानस का हंस उपन्यास है और ये किसने लिखा है? अमृतलाल नागर ने। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये उपन्यास लिखा है अमृतलाल नागर ने, अमृतलाल नागर। और ये किस कवि पर आधारित है? सूरदास पर, तुलसीदास पर, रैदास पर या मीराबाई पर? कल का जिसने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है वो आंसर तुरंत कर लेगा कि कौन है इसके कवि जिस पर यह आधारित है। अमृतलाल नागर ने उपन्यास लिखा है कौन से कवि पर? सूरदास पर, तुलसीदास पर, रैदास पर या मीराबाई पर? तो आपका जो राइट आंसर है तुलसीदास। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है तुलसीदास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या क्या होगा साथ में क्या बताऊं, है ही क्या है? हाँ जो मैं जताऊं तो भी तुली, पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूं, पांचवी तू प्रवीणा, उक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? अब ये छंद पूछ लिए गए आपसे। छंद की क्लास आप लोग अवश्य लें। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर छंद अवश्य पढ़ें। तो आपका जो भी छंद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी दूर हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ मालिनी, शालिनी, भुजंगी, इंद्रवज्रा। अब यहाँ कौन से छंद दिखाई दे रहे हैं? वर्णिक छंद। सारे छंद कैसे हैं? वर्णिक छंद। जब आप छंद पढ़ेंगे तभी आप अंतर कर पाएंगे कि ये वर्णिक छंद है या मात्रिक छंद है। अब इन सब की आपको मात्राएं भी पता होनी चाहिए। तो मालिनी में जो छंद है उसमें 15 मात्राएं, शालिनी में 11, भुजंगी में भी 11, इंद्रवज्रा में भी 11। अब क्या करें?
सब में 11 वर्ड है, इसमें भी 11 वर्ड है ना। तो इससे आगे बढ़ने के लिए मैंने आपको गढ़ बताए थे कि गढ़ होते हैं, सभी के गढ़ क्रम याद कर लें, इनके जो महत्वपूर्ण हैं उनके गढ़ क्रम तो अवश्य याद कर लें। इंद्र वज्रा, साली हुआ आपका, उपेंद्र वज्रा हुआ, इन सबके गढ़ अवश्य याद कर लें। तो पहले तो हम देख लें इसमें कितने वर्ड हैं। आधा वर्ड नहीं गिना जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो कितने वर्ड हुए आपके? इसमें आधा वर्ड नहीं गिना जाएगा। प्रारंभ में यदि आधा वर्ड आ रहा हो तो नहीं गिना जाएगा। और जो वर्डिक छंद है उसमें तो बीच में भी अगर आधा वर्ड आ जाए तो वो नहीं गिना जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। वर्ड गिने तो आधे वर्ड को हम नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो इसमें कुल 11 वर्ड है। अब 11 वर्ड वाले ये इतने सारे हैं, तो हम पहले इनके गढ़ों के बारे में भी पता हो तब तो हम इनको अंतर कर पाएंगे, क्योंकि 11 वर्ड हमें पता है, साली में भी, भुजंगी में भी, इंद्र वज्रा में भी। अब क्या करें? अब इनका गढ़ निकालें। तो आपको यह माता राजभानस लगा, ये सूत्र तो याद होगा, राजभानस लगा, ठीक है। पहले मात्राएं गिन लें तो गढ़ क्रम पता चल जाएगा। 2 2 आगे की मात्रा, आगे आधा वर्ड है तो मात्रा नहीं गिनेंगे। 2 फिर यहाँ पर क्या होगा? 2 2 1, फिर 2 2 1 और लास्ट में 2 गुरु, ठीक। अब हमें इंद्र वज्रा का याद है कि तगड़ और जगड़, ये है क्रम। शालिनी का याद है, शालिनी का था आपका मगड़ और आपका लास्ट में तगड़ और लास्ट में है आपके 2 गुरु, ठीक। इसमें भी 2 गुरु, इसमें भी 2 गुरु। अब देख लेते हैं इनका प्रारंभिक मगड़ और तगड़, ये देख लेते हैं। मगड़ कैसे बनेगा? मा ता रा, 3 अक्षर लेंगे गढ़ बनाने के लिए। मगड़ बनाने के लिए आप 3 अक्षर, आगे के 3 वर्ड लेंगे। माता रा 3 लिए, उससे बनाया माता रा। इसकी मात्राएं 2 2 2। अब इसका भी पहला देख लें, फिर हम आगे देखने की जरूरत ना हो, है ना। तगड़ में आपकी ता रा ज, 2 2 1। तो यहाँ क्रम, इस शालिनी का क्रम क्या है? मगड़ तगड़। देखें इसमें बन रहा है आपका कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर 2 मात्राएं हैं, तीनों में स्टार्टिंग में है ये। यहाँ से मगड़ बन गया आपका। पेन चेंज कर लें, फिर थोड़ा अच्छे से समझ आएगा आपको। ये 1 मिनट, ठीक। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। अब देख लेते हैं कैसे है, ठीक है। मगड़, हमने मगड़ पर मात्राएं मालूम है 2 हैं और क्रम हमारा तगड़, ठीक है। फिर यहाँ पर तगड़ की 2 कैसे लगाएंगे मात्राएं? 2 2 1, 2 2 1 और लास्ट में 2 गुरु। ये क्रम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 2 2 2 यानी गुरु मात्रा फिर गुरु मात्रा, मातारा बन गया मगड़। यहाँ से यहाँ तक मगड़ हो गया आपका मगड़, ठीक है। फिर 2 2 1, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या बन गया? तगड़, ठीक है। फिर 2 2 1, फिर तगड़ आ गया। ये तो हमें शालिनी का मिल गया, है ना। फिर आपका ये क्या, अंत में 2 गुरु मिल गए। अंत में क्या मिल गए? ये आपका तगड़ है, अंत में 2 गुरु मिल गए। इस तरह हमने पहचान लिया इसमें शालिनी वर्डिक छंद है। तो ये वर्ड क्रम अवश्य ध्यान रखें, कुछ महत्वपूर्ण वर्ड क्रम अवश्य याद कर लें। मगड़ तगड़ ये शालिनी का गढ़ क्रम है। अगर गढ़ क्रम नहीं पता होंगे तो आप वर्डिक छंद नहीं पहचान पाएंगे, आपको अधिक समस्या होगी। तो अवश्य वर्डिक छंद की क्लास आप अटेंड करें, वहां से आपको आसानी होगी ये समझने में। चलिए अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? स्थायी भाव का, शांत रस का, अनुभाव का या व्यवचारी भाव का? तो भरत मुनि का रस सूत्र क्या था? विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव, संयुगाग्र रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और व्यवचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है।
तो इसमें किसका उल्लेख नहीं है? शांत रस का। आपको वो सूत्र भी याद होना चाहिए, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव, संयोगाग्र रस निष्पत्ति, ये किसका सूत्र है? तो आप बता लेंगे भरत मुनि का सूत्र है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका पद्यांश दिया हुआ है। द्वार खोल गृह के किरणों से आंगन भर, बैठा यह हेमंत प्रातः नीरव पृथ्वी पर, नयन मूंद रवि की कोमल किरणों को तपता, आने वाले प्रिय वसंत के स्वप्न देखता, अब उनके आगे चुपचाप खड़े वृक्षों पर भर आएंगे पल्लव, गुंजित होगा मरमर, जब उसकी बंसी उसके अधरों से लगकर भर देगी पुलकों की लहरों से पवनों को। तो ये पद्यांश दिया हुआ है, इसका मुख्य प्रतिपाद्य क्या होगा? क्या प्रतिपाद्य है कि द्वार खोल गृह के द्वार खोल ले और किरणों से आंगन भर ले, बैठा यह हेमंत प्रातः नीरव पृथ्वी पर। हेमंत एक ऋतु है, वो उसका प्रातः काल का वर्णन है। तो यहाँ पर हेमंत ऋतु की प्रातः काल का चित्रण इसमें किया गया है कि किरणें आ रही हैं, सुबह सुबह ही तो किरणें आती हैं, आंगन भर जाता है। और द्वार खोल गृह के, तो सुबह ही द्वार खोलेंगे। चुपचाप खड़े वृक्ष किस मानवीय भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं? आलस्य को, हर्ष को, तटस्थता को या चिंता को। तो मानवीय भाव क्या होता है? मानव में क्या है? हर्ष, तटस्थता या चिंता या आलस्य। तो चुपचाप खड़े होंगे, मानव चुपचाप क्यों खड़ा होता है? जब आलस्य हो उसे, है ना। तो इससे अर्थ लगा लेंगे। तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आलस्य का। चुपचाप खड़े वृक्ष आलस्य भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। आपका राइट आंसर है बेटा ए। अगला प्रश्न है 59। बसंत के स्वप्न देखता पंक्ति का आशय है। इसका आशय क्या होगा? सुप्त होना, जागृत होना, प्रकृति से प्रेम होना, आशा एवं उत्साह का संचरण होना। तो बसंत के स्वप्न देखता पंक्ति का आशय क्या होगा? बसंत ऋतु का मीन्स कहाँ से लिया जाता है कि बसंत ऋतु में क्या होता है? नई कोपलें आएंगी, पेड़ों में पत्तियां आती हैं, चारों ओर फूल खिल जाते हैं। तो इससे किसका आशय प्रकट होता है? आशा एवं उत्साह का। उम्मीद और उत्साह जगती है, इसका संचरण होता है। बसंत के स्वप्न देखने से इस अर्थ है इसका आशा एवं उत्साह का संचरण होना, आशा एवं उत्साह का संचरण होना। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। और आपका इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। द्वार खोल गृह के किरणों से आंगन भर, बैठा है यह हेमंत प्रातः नीरव पृथ्वी पर। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, मानवीकरण या भ्रांतिमान। इसमें आपका कौन सा अलंकार है? तो द्वार खोल गृह के किरणों से आंगन भर, बैठा यह हेमंत प्रातः नीरव पृथ्वी पर। तो हेमंत है वो बैठा हुआ है, नीरव यानी शांत होकर पृथ्वी पर बैठा हुआ है। तो बैठा है ऋतु, हेमंत क्या है? ऋतु है एक, उसका वर्णन है ना। तो मानवीकरण अलंकार इसमें होगा जब प्रकृति मानव की तरह बिहेव करने लगे। प्रकृति का व्यवहार कैसा हो? मानव की तरह की। फूल खिले, कलियां मुस्का रही हैं, मानव मुस्काते हैं। तो यहाँ ऐसे में कभी भी ऐसे शब्द आ जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। जब प्रकृति मानव की तरह व्यवहार करने लगे तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये आपका यूटेट का 2019 का पेपर है। और आपको प्रश्न सॉल्व करके कैसा लगा, आपको ये क्लास कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य उत्तर दें। और साथ ही साथ सभी लोग आंसर करा करें तो एक जुड़ाव महसूस होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें इस क्लास से। और यहीं पर आज की क्लास समाप्त करते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, अगले प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।